केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन किया गठित। 3 साल का कार्यकाल होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष और सदस्य होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्पेशल सत्र दूसरा दिन। ममता सरकार आज एंटी रेप बिल पेश करेगी। 21 दिन में जांच और मौत की सजा। कांग्रेस के 34 कैंडिडेट फाइनल। 22 विधायकों की टिकट पक्की। दान सिंह छौक्कर पर पीठ फंसा। 56 सीटों पर आज फिर सीसी की बैठक। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन। शराब नीति घोटाले पर एजेंसी की चौथी चार्जशीट पर भी सुनवाई करेगा राउस एवेन्यू कोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को 4 दिन की रिमांड में भेजा। 6 सितंबर को अगली सुनवाई। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 4.5 लाख लोग हुए प्रभावित। 15 मौतें। 20 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां सड़कों पर बैठे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। और लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर धरने पर बैठे प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़कों पर बैठे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी के लोग, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। कल भी जोरदार धरना प्रदर्शन और डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया गया था और एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। नियुक्ति पत्र की मांग लगातार अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र की मांग लगातार अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। आज भी धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी और लगातार प्रदर्शन जारी है। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। नियुक्ति पत्र की मांग भी कर डाली है अभ्यर्थियों ने। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला अभ्यर्थियों की ओर से भी आम बातें कही गई हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला। लखनऊ से खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा पूरा मामला। सड़कों पर बैठे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी के लोग, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर सामने आ रही है। सड़कों पर बैठे अभ्यर्थी अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग की है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति पत्र की मांग किए जाने की बात सामने आई है। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के बाद भी आश्वस्त नहीं हुए हैं और आज मंगलवार की सुबह को वो अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कैंप कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं पर है जहां पर ये प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी हैं वो धरना लगातार अब से कुछ ही देर पहले से दे रहे हैं। जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके साथ साथ जो महिला अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर धरने पर दे रहे हैं और लगातार नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के पहले भी ये सड़कों पर दिखाई देते थे और आज भी सवेरे ये सड़कों पर आ गए हैं। और इस बार ये अनुप्रिया पटेल के कैंप कार्यालय के बाहर लगातार धरना दे रहे हैं और इनकी मांग ये है कि जब तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक इसी तरीके से वो अपना धरना सड़कों पर जारी रखेंगे। कल जिस तरीके से जबरन इन्हें पुलिस ने हटाया था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर से, आज भी पुलिस का गठजोड़ प्रयास यही है कि इनको यहां से धरना खत्म कराया जा सके। लेकिन इनका विश्वास यही है कि अनुप्रिया पटेल से ये मिल सके, अपनी बात कह सके। हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप कल डिप्टी सीएम के आवास के बाहर बैठे थे, आज अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर, क्या कहना चाहेंगे? धनंजय गुप्ता सर, एक्चुअली हम लोग कल ही आप जो केशव प्रसाद मौर्य जो घेराव किए थे, हमारे बीच के एक साथी को हार्ट अटैक पड़ गया, जिंदगी और मौत से गुजरे। 5 साथी आत्महत्या कर चुके हैं। आज सभी लोग लगभग 80% मानसिक अवसाद का शिकार हो चुके हैं। सर, हम लोग जो है कोरा शासन से नहीं चलने वाला है। अगर जो हम लोग का 1 हफ्ता के अंदर जियो जारी नहीं होता है तो हम लोग सामूहिक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास न शक्ति है, न ताकत है, न रुपया है, न पैसा है। किसी तरह चंदा ले लेकर के हम लोग आते हैं गांव दूर दराज शहरों से। 90% लोग बहुत बेहद गरीब फैमिली से आते हैं सर। कल तो आपको डिप्टी सीएम ने आश्वस्त किया कि हम आपके साथ है, सरकार आपका आश्वासन तो बहुत दिनों से कर रहे हैं।
लेकिन ये लोग वो तब करेंगे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है जा करके अचाइनी जनरल वाले फंसा देंगे, तब करेंगे। जब स्टे लग जाएगा तब करेंगे। तब तो एक ही लाइन करेंगे कि माननीय जो है न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ 4 साल पहले हमको विद्यालय में जाना चाहिए था, आज हम रोडों भटक रहे हैं। हम अपना हक और अधिकार माने। हमारा गुनाह सिर्फ इतना ही था ना कि क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। क्या ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह हजारों साल पहले मनुवादी विचारधारा के लोग हम लोग गुलाम थे, आज भी? लेकिन नहीं, हम बाबा साहब के मानने वाले संविधान के लोग हैं। अपना हक अधिकार संविधान के लिए जान दे देंगे, लेकिन अपना हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। देखिए, कई और अभ्यर्थी भी हैं जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब तक वो अनुप्रिया पटेल से मिल नहीं लेंगे, केंद्रीय मंत्री से मिल नहीं लेंगे और उनको आश्वासन नहीं मिल जाता कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा और वापस अपने विद्यालयों पर शिक्षक के तौर पर जा सकेंगे, तब तक ये अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस का एक पुरजोर प्रयास भी रहेगा कि इनका धरना जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म कराया जा सके और इनको अपनी जगह पर या फिर इको गार्डन, जो अस्थायी धरना स्थल लखनऊ के अंदर बनाया गया, उनको वहां पर भेजा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नियुक्ति देने की मांग किए जाने की बात लगातार इनकी ओर से की जा रही है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लगातार इसी खबर पर बातचीत के लिए बने हुए हैं। शिवा, कल हमने देखा डिप्टी सीएम के आवास के बाहर इन अभ्यर्थियों की ओर से घेराव किया गया था। लगातार मांग की जा रही थी कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो और अब अनुप्रिया पटेल के कार्यालय के बाहर ये लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अब तक कोई टिप्पणी, कोई बातचीत अनुप्रिया पटेल के साथ में हो सकी? और कल जब डिप्टी सीएम के साथ में बातचीत हुई, क्या आश्वासन इनको मिला? देखिए गरिमा, कल जो इनको डिप्टी सीएम केशव मौर्य की तरफ से आश्वासन मिला था, उस आश्वासन पर शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा सफल साबित नहीं हुए और उनका कहना है कि ऐसा आश्वासन उनको कई मंत्रियों से मिला है, मुख्यमंत्री से भी ऐसा आश्वासन मिला है। इसीलिए आज वो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कैंप कार्यालय के बाहर पहुंचे और तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है इसी बात को लेकर के अडिग है कि जब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी मांग को लेकर के ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़कों पर नजर आएंगे। लेकिन जो कुछ अभ्यर्थी थे जो यहाँ पर धरना दे रहे थे, वो हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश भी हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि उनको एक होल्डिंग एरिया में रखा गया है। जिनको भी हीट स्ट्रोक हुआ है, जो बेहोश हुए हैं, देख सकते हैं उसमें से पुरुष अभ्यर्थी के साथ साथ महिला अभ्यर्थी भी हैं जिनको लिटाया गया है वेटिंग एरिया में, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा प्रदर्शन की वजह से खराब हो गई, क्योंकि बेहद कड़ी धूप में इस तरीके से प्रदर्शन करना, अपनी हक की मांगों के लिए सड़कों पर खड़े होकर के उतरना और सीधे सीधे नारे लगाना कहीं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती, बड़ा कार्य हो जाता है। लेकिन इन सभी की फिलहाल अभी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा सही नहीं है, इसलिए इनको होल्डिंग एरिया में रखा गया है। तो फिलहाल सारे प्रयास जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से किए जा रहे हैं कि जो भी इसके चलते उनको नियुक्ति पत्र मिल सकता है, वो हर उस चीजों से गुजरने की कवायद जो है उसको लेकर के वो कर रहे हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इसी जगह पर आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। आपको तस्वीरों में फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सुबह से ही अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर पर पहुंच गए हैं और अपने मांगों को लेकर के वो लगातार अडिग है। कल केशव प्रसाद मौर्य से जो वार्ता इनकी विफल हुई थी, उसके बाद से आज वो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर पहुंचे हैं और विश्वास है शायद कि हर स्तर तक अगर वो जाने का प्रयास करेंगे तो अंत में उनको शायद सफलता हाथ लग जाएगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को एक झटका लगा था हाईकोर्ट के फैसले के बाद से, उसके बाद इनका ये धरना प्रदर्शन रोजाना हर कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम आवास के बाहर, किसी मंत्री के आवास के बाहर, किसी केंद्रीय मंत्री आवास के बाहर रोज देखने को मिलता है। और इन लोगों का भी कहना यही है कि जब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा वो लगातार इसी तरीके सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे।
बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ में। शिवा, वापस लौटेंगे आपके पास में, लेकिन उसके बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा के जींद से। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी हरियाणा के जींद से सामने आ रही है। इसी बीच हरियाणा के जींद में भीषण सड़क हादसे की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा के जींद में भीषण सड़क हादसा हो गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरे पिकअप वैन को ट्रक ने टक्कर मारी है। खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ा हादसा, भीषण हादसा देखने को मिला है। हरियाणा के जींद में कुरुक्षेत्र से गोगामेड़ी धाम जा रहे थे श्रद्धालु और इस दौरान ही यह हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। जींद में भीषण सड़क हादसा होने की बात सामने आई है। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बेहद भीषण हादसा, 7 लोगों की जान चली गई। श्रद्धालुओं से भरे पिकअप वैन में टक्कर हुई है। क्या वजह थी इस हादसे की, पूरी जानकारी क्या है? कुरुक्षेत्र के गांव से जो है एक वैन जा रही थी गोगामाड़ी राजस्थान के लिए, और जिसके अंदर लगभग 15 लोग सवार थे। और जैसे ही वो नेशनल हाईवे पर चढ़ती है, चंडीगढ़ टू हिसार जो रास्ता है उस पर चढ़ती है, तो पीछे से एक लकड़ी से भरा ट्रक आता है और बड़ी स्पीड से ट्रक आता है, वो पीछे से टक्कर मारता है, जिसकी वजह से बस है रात के लगभग 1 बजे का समय था। वो जो वैन थी, वैन पलट कर नीचे गिरती है। 4-5 जो उसके उल्टी स्थिति होती है, तो उसके बाद उसके अंदर जो सवारियां होती है, 15 सवारी, जिसमें मौके पर 7 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से बच्चा भी है और एक महिला भी है। और जो 8 लोग हैं वो बहुत गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जो ज्यादा गंभीर है उनको जो रोहतक के पीजीआई के अंदर भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल। घायलों को क्या ठीक तरीके का इलाज मिल पा रहा है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, और क्या मृतकों के परिजनों को इस दुखद हादसे के बारे में सूचित किया जा सका है अब तक? बिल्कुल, देखिए लगभग रात 8 बजे का मामला है और 1 बजे का मामला है, और जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पे था। वहाँ की जो लोकल प्रशासन था वो भी अलर्ट पे आ गया। साथ साथ गांव के अंदर गांव के लोग वो भी आए, वहाँ के जो पंच सरपंच थे वो लोग भी वहाँ पहुँच के उन्होंने मदद की, क्योंकि रात का समय था। जैसे घटना घटी, 7 लोगों की मृत्यु की खबर है की तरह फैली, वहाँ आसपास के लोगों ने पहले मदद की। फिर पुलिस आती है, पुलिस ने भी जैसे तैसे चाहे वो एम्बुलेंस बुलवाई, सब कुछ बुलाया। और सबसे बड़ी बात, इस समय हरियाणा के अंदर चुनाव भी है, और खुद मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी ने इस घटना को बड़ा दुखदायी बताया और कहा है एक जो समय टाइम की रिपोर्ट ली जा रही है, और कहा है कि किसी तरह की इलाज के अंदर किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर जहां पर बेहद भीषण हादसा हो गया है, और आपको बता दें कि खुद सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से भी इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बेहद भीषण हादसा, लेकिन इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। यह अहम जानकारी आपको बता दें। श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर दुखद है। सीएम की ओर से अहम बातें कही गई हैं, और ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। मुख्यमंत्री की ओर से एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया गया है। श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर दुखद है, सीएम ने अहम बातें कही हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे।
और अब बात करते हैं लखनऊ में किस तरीके से प्रदर्शन लगातार 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का जारी है। कल हमने देखा डिप्टी सीएम के आवास के बाहर लगातार घेराव किया गया और आज अनुप्रिया पटेल के कार्यालय के बाहर ये लोग मौजूद हैं। शिवा शर्मा हमारे साथ में लगातार मौजूद है, उनसे जानते हैं फिलहाल क्या अपडेट है। शिवा, क्या बात इनकी ओर से सामने आ रही है? कल डिप्टी सीएम के आवास के बाहर हमने देखा था घेराव किया गया था, आज अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर कार्यालय के बाहर में लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल डिप्टी सीएम से किस तरह का आश्वासन मिला था, अब क्या कहना है इन लोगों का? अनुप्रिया पटेल के आवास पर जब आज आए हैं, क्या उनके कार्यालय से कोई जानकारी मिल पाई है? क्या उन्हें इस विषय में सूचित किया गया है? पूरी जानकारी, पूरा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, दो बातें हैं। कल जब केशव प्रसाद मौर्य से इनके डेलीगेशन की जो मुलाकात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि आश्वासन केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से मिला है और केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जो भी वक्त हाईकोर्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है वो उसका जरूर पालन किया जाएगा, लेकिन उसका पालन करने के लिए भी 3 महीना है। तो 90 दिन का जो वक्त है वो शिक्षक अभ्यर्थी चाह नहीं रहे कि 90 दिन का, उनका कहना है कि वक्त नहीं लगता है, कुछ ही घंटों का या कुछ ही दिन का काम है। मेरिट की लिस्ट के आधार पर शिक्षक 2 बजे के लगभग आसपास आने वाले हैं आशीष भैया, उनसे बात कहा जाएगा और बार बार एक ही चीज कहते कि हमसे बड़ा वकील कौन है। इस बार हम लोग जब तक ये शेड्यूल नहीं जारी करेंगे और जब तक एकदम पब्लिकली मीडिया के सामने आए नहीं कि हम इतने दिन के अंदर करवाने जा रहे हैं, तो हम लोग अब यहाँ से हिलेंगे भी नहीं या बार बार आएंगे घेराव करने। क्योंकि जिस तरह हमारे साथियों की तबीयत खराब होती जा रही है, हॉस्पिटलाइज होते जा रहे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अब क्या चाहते हैं, सामूहिक रूप से यही आवाज से ही आत्महत्या कर लें हम लोग? क्योंकि आप हमारे समाज के ठेकेदार हो तो उसके दोषी भी हो आप। अगर जो हमारी आवाज पहले आपने उठाया होता तो आज पिछड़े दलितों का हक अधिकार जिस तरह छीना गया इस सरकार में नहीं छीना गया होता। आप हमारे ठेकेदारी तो कर लेते हो कि हम पिछड़े समाज के हैं, कि हमारा इतना वोट है, हमारा परसेंटेज। जब हक अधिकार की बात है क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? उस समय आपने खड़ा हुआ जब जो है माननीय हाईकोर्ट का आदेश, इसके पहले खुल के लोग बोलना नहीं चाहते थे। क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं? अगर जो हमें वोट देने का अधिकार है तो हमें संवैधानिक अधिकार भी चाहिए। वो जमाना चले गए कि हम आपके घरों के कपड़े साफ किए, टट्टी उठाए, आपके उसके बाद लात जूता खाए। आप हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान की तरफ जो देखेगा हम लोग जो है उसको कुर्सी पर बैठने नहीं छोड़ेंगे। कुछ और अभ्यर्थी भी गरिमा हमारे साथ है, महिला अभ्यर्थी, इनसे हम बात करेंगे। आप लगातार केंद्रीय मंत्री से मिलने आए, तो क्या आपको आश्वासन है कि केंद्रीय स्तर पर आपकी कोई बातचीत? जी बिल्कुल, उम्मीद है, इसलिए आए हैं। और बाकी अभी तो अनुप्रिया दीदी यहाँ पे है नहीं, उम्मीद है कि वो 2 बजे तक आएंगी, हमारी बातों को सुनेंगी, समझेंगी और जब तक हमें कुछ सकारात्मक चीज़ें ज़मीन पे होती हुई नहीं दिखेंगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि आश्वासन के भरोसे हमारा 4 साल निकल गया। अब हम इस स्थिति में नहीं है कि हम आगे का और भी टाइम अपना खराब करें। कल तो डिप्टी सीएम क्या गए थे, वहाँ क्या हुआ? जी वहाँ भी क्या हुआ, वहाँ भी बस एक है कि हाँ हमने एक ट्वीट कर दिया ऑफिशियली कि हमने आपके फेवर में निर्देशित किया है अधिकारियों को। आपने निर्देशित किया, क्या किया क्या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें हमारी चीज़ें ज़मीन पे होती हुई दिखनी चाहिए। जब तक हमारी चीज़ें हमें ज़मीन पे होती हुई नहीं दिखती तब तक हम किसी के आश्वासन का, किसी के ट्वीट का, किसी के स्वागत का कोई मायने नहीं है। जी देखिए, बहुत कठिन नहीं होता है, आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में धूप पर बैठी हैं, धरने प्रदर्शन पर सड़कों पर? कठिन क्यों नहीं होता है? देखिए कितने सारे लोग बेहोश हो गए हैं और इवन टिल कल हमारे ही एक भैया को हार्ट अटैक हो गया। ये इससे कठिन परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? 8-10 लोगों ने हमारे इसमें से सुसाइड कर ली, किस लिए? इसका जिम्मेदार कौन है? इससे ज्यादा कठिन परिस्थितियां नहीं हो सकती। 80% से ज्यादा लोग इनमें से मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। इवन टिल दूसरों की बात क्या करें, हम खुद ही बीपी की गोलियां खाना शुरू कर दिए। क्या हमारी एज इस लायक लग रही है कि हम अभी से बीपी की दवाइयां खाएं? कल मेरा बीपी खुद ही 30 और 65 था, आज हम दवाई लेके यहाँ आए हैं। उसके बावजूद भी अब ये लोग कहते हैं कि हम न्याय कर रहे हैं। कैसा न्याय कर रहे हैं? न्याय कीजिए जो धरातल पर दिखना चाहिए। सिर्फ मुख से कह देने से न्याय नहीं हो जाता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें न्याय दें और हमें इस मानसिक प्रताड़ना से और इस धरातल पर और कठिन परिस्थितियों में से लड़ने से मुक्ति दें। ना हम इन्हें परेशान करेंगे और ना ये हमें परेशान करें। हमें न्याय देकर और हमारी नियुक्ति देकर हमें मुक्त करें।
देखिए गरिमा, ये महिलाएं भी हैं जो साफ तौर से कह रही हैं कि कठिन परिस्थितियां होती जरूर है, लेकिन अपनी हक की बातों को कहने के लिए वो जरा भी गुरेज नहीं करते हैं और इसीलिए वो सड़कों पर यूं कड़ी धूप पर धरना प्रदर्शन करते हुए आगे भी नजर आएंगे। ये आखिरी वक्त नहीं है। कल डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के बाहर और आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कैंप कार्यालय के बाहर इसी तरीके से आगे भी वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर या किसी अन्य मंत्री के आवास के बाहर वो धरना करते हुए नजर आएंगे और मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा, तब तक इनको शिक्षा के मंदिर में स्थान नहीं मिल जाएगा, तब तक इसी तरीके से वो धरना प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर अपनी मांग को पूरा करने के लिए अड़िग रहेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन शिवा, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी जहां पर लोग किस तरीके से बेहोश होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि महिला अभ्यर्थियों की ओर से बातें साझा की गई कि कई लोगों को यहां पर तबीयत बिगड़ रही है, तो ऐसे में प्रशासन की नजर क्या इन चीजों पर नहीं है? लोग इतनी धूप में धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए इन लोगों को कोई आश्वासन दिया भी जा रहा है? इनकी जो मांगे हैं इनकी ओर किसी का ध्यान है भी? क्योंकि अगर इनकी स्थिति बिगड़ती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए गरिमा, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को इस बात का पता रहता है, पुलिस के अधिकारियों को इस बात का पता रहता है कि प्रदर्शन कब और कहां और कितनी की तादाद में होना है, लेकिन किसी भी तरीके की ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है, ना तो इनके लिए किसी भी तरीके की पानी की व्यवस्था की जाती है। जो भी व्यवस्था होती है इनकी अपनी तरफ से होती है। जो भी लोग इस हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हुए हैं उनको एक अनुप्रिया पटेल के जो कैंप हाउस है, जो वेटिंग एरिया है, वहां पर रखा गया है। एक बार फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि जो भी लोग इस वेटिंग एरिया में रखे गए हैं, जो भी जिनको बेहोश हुए हैं जो हीट स्ट्रोक की वजह से, उनको किस तरीके से रखा गया है। लेकिन जो स्वास्थ्य चिकित्सा की जो व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से करनी चाहिए वो शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा मुकम्मल नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ से अभी भी उठ करके दूसरी जगह गए हैं, लेकिन एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर अभी आराम कर रही है, क्योंकि इस कॉटेज एरिया में, वेटिंग एरिया में पंखे की व्यवस्था है जो शायद बाहर नहीं है और इसी की वजह से थोड़ा इनको यहाँ पर रखा गया है कि जब ये इनकी तबीयत सही हो जाएगी तो शायद इनको फिर से वापस अपने धरना स्थल पर, जो इनका मूल स्थान है, वो वापस वहां पर लौट जाएंगी। तो इस तरीके के तमाम जो अभ्यर्थी है वो कल भी हमने देखे और आज भी देख रहे हैं कि किस तरीके लगातार वो अपना धरना प्रदर्शन है वो इसी तरीके से पूरा कर रहे हैं। जो हीट स्ट्रोक की वजह से जो लोग हैं उनको किनारे लाया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी व्यवस्था फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल साफ तौर पर जिला प्रशासन की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं शिवा, लोगों में गुस्सा भी है और लोग कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे। अब इनका ये भी कहना है कि देखिए हाईकोर्ट ने भी पूरे मामले में दखलंदाजी कर दी है, उसकी ओर से साफ आदेश है, लेकिन बावजूद इसके सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं जो हमारे साथ न्याय नहीं करना चाहते। तो क्या वजह है कि आखिर सरकार उन लोगों पर एक्शन नहीं ले रही है? क्या वजह है कि सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है? देखिए गरिमा, इनसे ही हम ये जवाब कर लेते हैं कि आखिरकार क्यों सरकार इनको नियुक्ति पत्र देने से इतना पीछे हट रही है, इतना वेटिंग इनको करा रही है। अमरेंद्र पटेल है हमारे साथ जो कल डिप्टी सीएम से मिले थे। आखिरकार आपको क्या लगता है कि इतना ज्यादा आपके साथ क्यों वेट किया जा रहा है कि आपको नियुक्ति पत्र देने में इतनी ज्यादा समय लगाई जा रही है? देखिए, ये पिछड़े दलितों के साथ पूरी तरह से भेदभाव है। आर्डर को आए हुए 20 दिन हो गया है, अगर न्याय देना होता है तो 2 दिन में न्याय मिल जाता है। सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हैं, सारे जो उसमें फार्मूले हैं वो कंप्यूटराइज तरीके से इनपुट होते हैं और सबका सब अलग अलग थलग हो जाता है। लेकिन हम लोग पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, लगातार सफ़र कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। कल देखा होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए, आज अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ गए, आए हैं। हम लोग यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी। कल किसी और मंत्री के यहाँ रहेंगे, जब तक हमारी लड़ाई, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, हमारी जायज़ मांग है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, केशव प्रसाद मौर्य जी ने मान लिया, अनुप्रिया पटेल ने मान लिया, इनका सब ने मान लिया, लेकिन न्याय तो हमें नहीं मिला ना। घोटाला कहाँ से हुआ? घोटाला अधिकारियों ने किया। घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती में 18-19,000 सीटों का घोटाला किया। जब हम लोग अब अपने न्याय की मांग रहे हैं तो लोग हमको न्याय नहीं दे रहे। ये नहीं चलेगा ना। आप कथनी और करनी में अंतर आपका ये दिख रहा है, ये नहीं होने देंगे। हम लोग सड़क पे हमेशा संघर्ष करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आप तो मानते हैं ना कि यहाँ तो फैसला तुरंत हो जाता है? हो जाता है भैया। हिंदू मुस्लिम का कहीं प्रकरण हो तो वहाँ बुलडोज हो जाता है सब। आज बताएं, उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान, पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी या पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे जानना चाहते हैं कि किस अधिकारी ने घोटाला किया। उस अधिकारी का नाम उजागर होना चाहिए, उस अधिकारी को जानना चाहिए कि अधिकारी कौन है।
अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, वैसे तो चिन्हित करके आप बुलडोज करा देते हो, आज नहीं आप चिन्हित कर रहे हो, आपको करना चाहिए ना, न्याय देना चाहिए ना। मैं जानता हूँ योगी आदित्यनाथ जी बहुत फेयर मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, बट जो अधिकारी हैं लगातार उनको गुमराह कर रहे हैं। देखिए गरिमा, साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री की भले ही तस्वीर बहुत अच्छी हो, बहुत साफ हो, सुथरी हो, लेकिन शिक्षा विभाग में जो बैठे अधिकारी हैं वो लगातार सरकार को भ्रमित कर रहे हैं, वो अफसरों को भ्रमित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का जो आरक्षण में घोटाला हुआ है उसके खिलाफ जो कार्रवाई मुख्यमंत्री को करनी चाहिए या मुख्यमंत्री के बगल में बैठे जो अफसरों को करनी चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही है, और इसी की वजह से जो मेरिट लिस्ट तैयार करने की जो कवायद है वो शायद नहीं हो पा रही है। तो इनका साफ तौर से शुरुआती दौर से लगातार कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे जितने भी उच्च स्तर के बिल्कुल साफ तौर पर देखिए नाराजगी है, कुछ अधिकारियों के प्रति भी इनकी नाराजगी है और इनका कहना है कि उन अधिकारियों की वजह से ही इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। शिवा बने रहेगा हमारे साथ में, वापस लौटेंगे आपके साथ में। देखिए लगातार यहाँ पर शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, और बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको बता रहे थे जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की ओर से न्याय करो की मांग लगातार की जा रही है। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। बात करेंगे बीजेपी का सदस्यता अभियान। भारतीय जनता पार्टी ने कल संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया और इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली है। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदस्यता अभियान की शुरुआत में मिस कॉल के जरिए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र छोड़कर पूरे देश में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि आज भाजपा के सदस्यता अभियान का एक और दौर शुरू हो रहा है। भारतीय जनसंघ से अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिश की है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल भी बड़ी श्रद्धा से पेंट किया है। हमें विश्वास था दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी ना कभी दिलों पर भी पेंट होगा। बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी। छत्तीसगढ़ में आज से सदस्यता अभियान से हम विष्णुदेव साय लेंगे सदस्यता, मंत्री भी ग्रहण करेंगे बीजेपी की सदस्यता। डीडीओ ऑडिटोरियम में होगा आयोजन। और इसी खबर पर हमारे साथ विकी डे संवाददाता वाराणसी से जुड़ चुके हैं। दीपक गुप्ता संवाददाता सीतापुर से, राजू शर्मा मेरठ से और सुरेश सवितक संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी, सबसे पहले वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर सदस्यता अभियान किस तरीके से बीजेपी द्वारा मनाया जा रहा है? वाराणसी में भी सदस्यता अभियान जो बीजेपी का एक बार पुनः फिर से शुरू हो गया है, जो रिन्यूअल कराया जाता है हर 5 साल में। बीजेपी के संविधान में जो है हर 5 साल में अपने पार्टी की सदस्यता को रिन्यूअल करती है, उसका आज जो है इसकी शुरुआत होने जा रही है। और सबसे पहले जो है जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सदस्यता है उसका नवीनीकरण किया जाएगा। तो बात करें जो 2014 में जो बीजेपी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया था उसमें तकरीबन 11 करोड़ सदस्य बने थे, बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी। और माना जाता है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। और उसके बाद 2019 में जो उनका लक्ष्य था वो जो है 7 करोड़ जो है सदस्य बना चुके थे। और इस बार जो है 2024 की बात करें जो नवीनीकरण किया जा रहा है, इस बार जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा है वो 10 करोड़ का रखा है। और A1 फैसिलिटी जो माध्यम से भी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सदस्यता अभियान की शुरुआत किया जाएगा इसमें गैजेट से, क्योंकि इसमें इसलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है 2 बार सदस्यता न ले पाए, ताकि गिनती जो है सही से हो सके। और सबसे अहम बात ये हो जाती है यशी कि जो है इनके लिए 51 दिन का ही समय मिला है और सभी पार्टी के सदस्य जो है कार्यभार संभाल रहे हैं। सबको कार्यभार आज दिया जाएगा और एक बड़ी लक्ष्य रखा है 10 करोड़ का जो सदस्य बनाएगी बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, और इस पे आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जी दीपक गुप्ता संवाददाता हमारे साथ सीतापुर से जुड़ चुके हैं। दीपक, सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी किस तरीके से सदस्यता अभियान बनाती हुई नजर आ रही है?
जी, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी हर 5 वर्ष के बाद में एक बार अपने सभी कार्यकर्ताओं को रिन्यूअल करती है, पदाधिकारियों को रिन्यूअल करती है। इसी क्रम में इस बार सदस्यता अभियान, मिस कॉल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसको ऑनलाइन भी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। वही कार्यकर्ता मिस कॉल मार के फोन नंबर पे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। इस क्रम में सीतापुर में भी जिला अध्यक्ष ने सुबह से ही कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सोशल मीडिया पर लॉन्चिंग करके टीम के तहत बड़ा अभियान चलाया है, जिसको देखकर लग रहा है कि इस बार पूर्व की भांति ही भारतीय जनता पार्टी सदस्यों की संख्या में इजाफा करेगी। ठीक है, वापस आते हैं राजू शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर क्या कुछ तैयारियां? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर दिया है। बाकायदा पहले मिस कॉल की और उसके बाद खुद अपनी जो सदस्यता है उसको रिन्यूअल कराया, यानी कि दोबारा से वो सदस्य बने हैं। और अब पूरे देश में इस सदस्यता अभियान का जो शुभारंभ है वो हो गया है। मेरठ में भी लगातार कल से ही सदस्यता अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है और लक्ष्य है कि 10 करोड़ से अधिक जो सदस्य है पूरे देश में बनाए जाए और तमाम जो लोग हैं जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं पार्टी से जुड़ने की, उनको भी जोड़ा जाए। पुराने सदस्यों के साथ साथ उनकी तो रिन्यूअल हो गई, इसके अलावा जो नए सदस्य हैं, नए जो लोग हैं, अन्य पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है, वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बाकायदा एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है ताकि सदस्य जो है वो अधिक से अधिक पार्टी से जोड़े जाए और जो बड़ा एक कुनबा है बीजेपी का वो खड़ा किया जा सके। इसका शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सदस्यता ली, मिस कॉल कर सदस्यता ली गई है और उसके बाद पूरे देश में यह अभियान जो है वो शुरू हो गया है। अब जगह जगह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, बाकायदा कैंपेनिंग की जा रही है, जगह जगह कैंप लगाकर सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है लोगों को ताकि जो कुनबा है उसको बढ़ाया जा सके। और ये अब लगातार जो अभियान है वो चलते जाने वाला है, यानी कि अब शुरू हो गया है। लगातार 51 दिन की बात की है कि 51 दिन तक लगातार ये जो अभियान है सदस्यता अभियान का भारतीय जनता पार्टी का वो चलता रहेगा और लगातार जो नए सदस्य है उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसमें पूरे चाहे कैबिनेट मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर राज्य मंत्री हो, तमाम जो लोग है, बड़े नेता है, उनको भी लगाया गया है। जगह जगह जिम्मेदारी दी गई है ताकि जो पार्टी है उसको और मजबूत किया जा सके, पार्टी की जो नीतियां है वो जन जन तक पहुंचाई जा सके और लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा सके। इसको लेकर ही तमाम जगह सदस्यता अभियान अब शुरू हो गया है और बीजेपी अपना लक्ष्य साधने की तैयारी में जुट ठीक है। सुरेश सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश सविता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी में सदस्यता अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है? जी, ऐसी सबसे पहले बता दें कि ये देखिए जिस तरीके से कानपुर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, सबसे बड़ी जो देखने वाली बात है, लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह दिख रहा है भाजपा का सदस्य बनने को लेकर के। क्योंकि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सदस्यता ली, उसके बाद कई दिग्गज बड़े नेताओं ने कानपुर में ही जो साकेत नगर भाजपा कार्यालय वहां पर सदस्यता ली। उसके बाद उन लोगों ने यह ठाना कि इस बार ये सदस्यता पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी हो, क्योंकि इस बार लोगों ने देखा है और देखा यह भी जा रहा है कि जो भाजपा के लोग हैं वो व्यापारियों के पास जाकर मिस कॉल मरवा रहे हैं, सदस्यता दिलवा रहे हैं, क्षेत्रवासियों से सदस्यता दिलवा रहे हैं। तो ऐसे ये देखने वाली बात होगी कि पिछली बार से इस बार ये सदस्यता कितनी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि 5 साल बाद रिन्यूअल हो रहा है और 51 दिन का समय है। तो इन 51 दिन में देखने वाली बात जो होगी सबसे बड़ी, वो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा कितने ज्यादा लोग इस सदस्यता को ग्रहण करते हैं। और ऐसी आपको बता दूं कि कुछ लोगों को देखा गया जो अदर पार्टी के नेता थे, अब इस बार वो भी भाजपा में आकर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, मिसकॉल मारे। और इस भाजपा की सदस्यता में कहीं ना कहीं लोग अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और यह भी देखा जा रहा है कि लोगों का जो उत्साह है भाजपा का परिवार बनने के लिए, भाजपा का सदस्य बनने के लिए, ऐसी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साह के साथ देखा जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि पीएम मोदी ने कल बीजेपी की सदस्यता ली थी और अब ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि करीब 10 करोड़ लक्ष्य रखा गया बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाने को लेकर। पीएम मोदी ने कल सदस्यता ग्रहण की थी और उसके बाद आपको बता दें कि जगह जगह पर बीजेपी द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
संगठन पर सदस्यता अभियान का इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने कल ली थी बीजेपी की सदस्यता। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। संपत्ति का विवरण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। शासन ने 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। यूपी में करीब 2.5 लाख कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रुका था। अब कर्मचारियों को 1 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। 1 माह में सभी को संपत्ति का विवरण देना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। अब तक 74% कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण दिया है और बचे कर्मचारियों को 1 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोक दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन संपदा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। इसके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई है। हालांकि बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने काम नहीं किया, इस कारण इनकी सैलरी रोक दी गई है। बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों को 1 महीने का और वक्त दिया है। क्यों रोका गया है वेतन? उत्तर प्रदेश में अपनी चल और अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा न देने वाले राज्य सरकार के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों का वेतन रुक गया है। दरअसल 2,44,565 राज्य कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है और विभिन्न विभागों की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोका गया है।
क्या है सरकार का नियम? जानकारी के मुताबिक मात्र 71% कर्मचारियों ने अपना चल और अचल संपत्ति की जानकारी अपलोड किया। आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी ऑनलाइन संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है। हालांकि शिक्षकों, निगम कर्मचारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। प्रमोशन भी रुक सकता है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त तक अचल संपत्ति घोषित करें, नहीं तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी भी नहीं आएगी। सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति घोषित करने का निर्देश पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन संतोषजनक रिस्पांस नहीं मिलने पर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से जुड़ चुके हैं, अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से। राजू, मेरठ की बात करें तो वेतन रोका गया है, साथ ही साथ चल संपत्ति का विवरण देने के लिए 1 महीने का और समय बढ़ा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये योगी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को लेकर लगातार सख्त निर्देश देती आ रही है। उसी के तहत अब जो है तमाम जो अधिकारी है, जो सरकारी कर्मचारी है, उनसे ब्यौरा मांगा गया था। उनकी चल और अचल संपत्ति का 71% से अधिक जो अभी तक कर्मचारी है वो अपना ब्यौरा दे चुके हैं, लेकिन उससे अलावा जो 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी है अभी वो अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को तैयार नहीं है। ऐसे अधिकारियों की जो वेतन है अगस्त का वो रोक दिया गया है। साथ ही अब 1 माह का समय और दिया गया है कि ताकि वो सुधर जाए और अपनी जो चल और अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा सरकार को दे, संविदा पोर्टल पर अपलोड करे, सूची बाकायदा उपलब्ध कराए कि उनके पास कितनी चल और अचल संपत्ति है। अगर अब भी वो नहीं सुधरते हैं और अपना जो ब्यौरा है वो अपलोड नहीं करते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार और जो सख्त निर्णय है वो भी ले सकती है। फिलहाल निर्देश दिए है कि जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर अपना तमाम जो सूची है चल और अचल संपत्ति की वो अपलोड करें। अगर नहीं की जाएगी तो उसके बाद जो और कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचारी है और अधिक जो वसूली कांड में संलिप्त रहते हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित भी किया जा रहा है। बाकायदा अभी 1 सप्ताह पहले एक सूची भी जारी की गई थी। कई ऐसे इंस्पेक्टर्स थे पुलिस विभाग के जो अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने को तैयार थे। उनकी बाकायदा एक सूची जारी की गई थी। उसमें चाहे लक्ष्मी सिंह की का जिक्र हो या फिर दीपक शर्मा जो मेरठ में रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ गाजियाबाद में एक बड़ी कार्रवाई भी की गई थी। ऐसे लोगों की बाकायदा एक सूची जारी की गई थी कि ये जो वो लोग हैं जो अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा जो है वो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसे लोगों का अब जो है वेतन भी रोक दिया गया है और साफ निर्देश दिए है कि अगर अब आपके साथ अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर जो संपत्ति का विवरण जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, किस तरीके का वहाँ पर फिलहाल कर्मचारियों का माहौल है? जी देखिए, बिल्कुल इसी मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से जो वेतन की जो बात की जा रही थी, अचल संपत्ति का सभी ब्यौरा सरकार ने एक निर्देश जारी किया था, गाइडलाइन जारी करी थी कि सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन करेंगे, डाटा फीड करेंगे और ऑनलाइन करने के साथ साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। लेकिन अगर बात देखी जा रही है जिस तरह से 2,45,000 कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के द्वारा रोका गया, तो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों में और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अगर बात की जाए, जो सबसे पहले जो ये ब्यौरा था सिर्फ आईएएस और आईपीएसओ के लिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अब उसके बाद में ये तमाम जो दोबारा से जो आदेश पारित किया गया था उसमें चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों या केंद्र सरकार के कर्मचारी, सभी के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से जो लगातार 2,45,000 कर्मचारियों का जो वेतन रोका गया है उसको लेकर जनपद बुलंदशहर में कहीं ना कहीं कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ। और कर्मचारियों से आज हमारी काफी कर्मचारियों से बात हुई, कर्मचारी जिन्होंने अभी तक संपत्ति का जो ब्यौरा नहीं दिया है, उनका जो कहना है कि सरकार के द्वारा 1 महीने का जो माह का जो टाइम बढ़ाया गया उसमें ही सभी संपत्ति का भैया हमने जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब जल्दी से जल्दी हम भी अपने ब्यौरा को देने के लिए एक सूची तैयार कर रहे हैं और जिससे कि जो सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जा सकते हैं। उसको लेकर जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, 2,45,000 कर्मचारियों का जो वेतन रोका जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार पहले से ही निर्देश जारी कर चुकी थी, गाइडलाइन जारी कर चुकी थी कि सभी अधिकारी हों, कर्मचारी हों, कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी अपने संपत्ति का चल या अचल संपत्ति जो भी संपत्ति है उसका ब्यौरा दे। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए थे। अगर पुलिसकर्मियों की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में काफी पुलिसकर्मियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। ठीक है अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
योगी सरकार का बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रुका था। अब कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी जो है देनी थी, लेकिन फिलहाल उसे रोका गया। अतिरिक्त समय जो है वो बढ़ा दिया गया। फिलहाल 1 माह से सभी संपत्ति का विवरण देना होगा। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।